परिचय बताएं। मैं वंदना रघुवंशी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये किस तरह का मांग है आपका? हम लोग पिछले 8 साल से पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे हैं और एक तरह से ये जिम्मेदारी के विकेंद्रीकरण का है। इकाई जितनी छोटी होती है उतना ही उसका विकास होता है और सुगम और सुलभ प्रशासन के लिए आवश्यक है छोटे राज्य। तो हम इसीलिए पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे हैं। ये पूर्वांचल राज्य की पहल कब से हुई है? देखिए, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन तो 20 सितंबर 2013 से सक्रिय है और ज़मीनी आंदोलन के साथ सक्रिय है। हालांकि मांग तो इसकी बहुत पहले से हो रही है, लेकिन किसी ने ज़मीनी आंदोलन नहीं किया था और राज्य हमेशा आंदोलन से ही गठित हुए हैं। जब तक जनता की मांग नहीं होगी, राज्य गठित नहीं होंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1962 में सबसे पहले गाजीपुर के सांसद थे विश्वनाथ गहमरी जी। उन्होंने संसद में कहा था कि इसी उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र पूर्वांचल इतना पिछड़ा है कि वहाँ के लोग गोबर में से अनाज बीन करके और धो करके खाते हैं। और नेहरू जी आंसू से रोए थे सदन में, लोकसभा में, और तत्काल उन्होंने लोकसभा पटेल आयोग का गठन किया था कि देखा जाए भाई, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने देश में कोई क्षेत्र इतना भी पिछड़ा है। और पटेल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसके 32वें पेज पर यह सुझाव दिया गया था कि जनसंख्या के आधार पर और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये इस हिस्से को एक अलग राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो इसका विकास संभव नहीं है। लेकिन 62 से आज 1962 से आज 2021 आ गया। इसमें चीज़ें जस की तस हैं। 2011 की बात करें तो मायावती जी क्या मतलब 2011 में मायावती ने पूर्वांचल राज्य के लिए कोई ऐसी मांग की थी या मतलब क्या हाँ, उन्होंने पहल की 2011 थी? में मायावती जी ने पूर्वांचल की मांग नहीं की थी। उनकी वो, आप देखिए, बुंदेलखंड भी पिछड़ा हुआ है और पूर्वांचल क्यों पिछड़ा है ये बहुत आश्चर्य होता है, जबकि पूर्वांचल ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, प्रदेश को कई मुख्यमंत्री दिए हैं, 2.5 से ज़्यादा की संख्या में मुख्यमंत्री दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। ना हम बुंदेलखंड की तरह चट्टानी हैं, ना हम राजस्थान की तरह रेगिस्तानी हैं, ना हम कश्मीर की तरह ख़तरनाक हैं, आतंकी हैं, ना हम उत्तराखंड की तरह पहाड़ी हैं, ना हम झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरह नक्सली हैं। इसके विपरीत हमारे पास 12मासी नदियां हैं, हमारे पास खेती की ज़मीन है, हमारे पास बड़ी संख्या में स्किल लेबर और नॉन स्किल लेबर हैं जो कि अपना श्रम गंवा रहे हैं। मानव श्रम हमारा व्यर्थ हो रहा है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन है। काशी हमारे पास, अयोध्या हमारे पास, प्रयागराज हमारे पास, सारनाथ हमारे पास, कुशीनगर हमारे पास। हम चाहें तो पर्यटन से ही काफ़ी विकास कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वाराणसी तो ऐसे में फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं, रखे गए हैं वो उनकी राजनीति के लिए। वाराणसी की बात करें तो आगामी समय में मोदी जी के भाई का कार्यक्रम, उसके बारे में विस्तार से ज़रा बताएं। हाँ, ये एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी। 22 सितंबर से श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में ये एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहा है। उनका मानना है कि कोरोना से जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों की, मृतकों की क्रियाकर्म नहीं हो पाया। बहुत लोगों ने शव जानते हुए भी नहीं छुआ कि हाँ वो कोरोना से संक्रमित है, तो उनका दाह संस्कार कायदे से नहीं हुआ, क्रियाकर्म बाद के नहीं हुए। तो उनका ये मानना है कि पितृपक्ष के पवित्र समय पर काशी चूँकि मोक्ष की नगरी है, तो यहाँ से उनका अगर कोई नाम, स्थान और गोत्र देता है तो उनके मोक्ष के लिए, आत्मा की संतृप्ति के लिए यहाँ से यज्ञ, तर्पण और भागवत का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई पंकज भाई मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में सपत्नीक शामिल रहेंगे। और किनकी आने की शंका है, कौन कौन शामिल होंगे? संभवतः और उनके जो क्लोज लोग हैं, सुनने में आ रहा है कि गुजरात से दीपक चौकसी जी हैं, वो भी आ रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन के संभावना है कि अखिल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी भी अब पधारेंगे। रोज़ ही एक ना एक नाम मिलते जा रहे हैं शामिल होने वालों की, और बहुत ही उत्साह है लोगों में। मैंने जब इस चीज़ को प्रमोट किया कि आप अपने परिजनों का नाम, स्थान और गोत्र दीजिए, तो खास करके महाराष्ट्र वाले बहुत खुश हैं कि काशी में
वो चाहती थी कि यूपी 4 हिस्से में बँट जाए, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि 2012 के इलेक्शन में वो हार रही हैं। तो इसलिए वो चाहती थी कि अगर 4 हिस्से में हो जाएगा तो संभवतः एक ना एक राज्य में बसपा की सरकार बन जाएगी। बस इतनी सी उनकी महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए उन्होंने 4 हिस्से में प्रपोज़ किया था इसको, जो कि केंद्र द्वारा नकार दिया गया था, और वो भी फिर उसके बाद 2011 के बाद शांत हो गई। अगर उनका मांग का आधार विकास होता तो उस मांग को वो बराबर बनाए रहती। आपके आंदोलन को करते हुए कितना समय हो गया मैम? हम लोग 2013 से निरंतर ज़मीनी आंदोलन कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर कुछ दिन हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद 5 जून 2016 से जल सत्याग्रह के माध्यम से जब हम लोगों ने शुरू किया, तो उसके बाद 2 जल सत्याग्रह कर चुके, अन्य कई जिलों में मिलाकर के 14 रेल रोको आंदोलन हो चुके, आमरण अनशन हो चुका जिसमें 22 दिन मैं थी और अध्यक्ष जी 50 दिन अनशन रहे, और छोटे छोटे अनशन भी 5 दिन के 10 दिन के अलग अलग जगहों पर हम लोग बराबर करते रहे, और आज भी हमारी मांग जारी है। जनता के हित के लिए जो आंदोलन आपने किया है उसमें जनता का कितना आपको सपोर्ट मिला और शासन प्रशासन का कितना सपोर्ट मिला आपको? देखिए, अगर जनता की आप बात करते हैं तो पूर्वांचल की 98% जनता चाहती है कि पूर्वांचल राज्य बने, और जो 2% नहीं चाहती है उसके पीछे भी उनका कोई सैद्धांतिक कारण है। अगर उनके दिल से पूछिए तो वो कहेंगे कि हाँ, बनना क्या कारण है चाहिए। मैम? कुछ शब्दों में बयान करें, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि जो है शासन प्रशासन नहीं चाहता, जनता चाहती है? कुछ तो वजह होगा। जनता झेल रही है, शासन प्रशासन तो पूरे सिस्टम के साथ है, अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता जो यहाँ का पिछड़ापन है उसको तो जनता ही झेल रही है। तो आपके और कहने के जनता अनुसार दुनिया देख रही है कि और बाकी जगहें इसी देश में कैसी हैं। आप देख लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नोएडा और गाजियाबाद है, एक तरफ गाजीपुर और बलिया है, जबकि हमेशा से दोनों का मुख्यमंत्री एक ही रहा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?